एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल होने वाला है इज़ पाकिस्तान इंडिया पीस पॉसिबल, मेजर गौरव आर्या एंड ताहिर गोरा। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होती है। यकीनन काफ़ी चीज़ें हमें इसमें जानने को मिलेंगी बाय मेजर गौरव आर्या जी। और बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. तेरे लहजे में जो रद्दो बदल लगता है, इसके पीछे कोई सरगर्मे अमल लगता है। यह है हमारे दोस्त मुख्तार हुसैन खरल का शेर। और मुझे याद आ रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरह की अब तल्लकदारी बनने जा रही है या बनती नज़र आ रही है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे ऑफ कोर्स पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस हैं और इसके साथ साथ भारत का अपना फर्म स्टैंस है कि हम इस बार टेररिज्म को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिप्लोमेसी हो रही है उसके पीछे यूएई के भी अमीर और उनके वज़ीर ख़ारजा हैं। और ऑफ कोर्स जब अरब कंट्रीज़ होंगे तो अरब कंट्रीज़ तो अमेरिका के इशारे पे चलते हैं, लेकिन तल्लकात की नौयत बेहतर हो रही है, वाटर ट्रीटी पर बात हो रही है, सीज़ फायर हो चुका है, देखते हैं अच्छे तरीके से चलता है या नहीं चलता। ये सब बातें जुड़ी हुई हैं अमेरिका और चीन के आपस में तल्लक के साथ भी। अभी आपने लास्ट थर्सडे को अलास्का में बड़ी खौफनाक नोक झोंक सुनी और इसके साथ साथ जो अमेरिका और भारत के बढ़ते हुए तल्लकात हैं। लॉयड जेम्स ऑस्टिन अभी रिसेंटली विज़िट करके आए हैं भारत का सेक्रेटरी डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके साथ साथ भारत और चीन की सूरत हाल। आज के हमारे वीकली शो में हमारे बहुत ही अहम कमेंटेटर जनाब मेजर गौरव आर्या जी, सर वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम, आप हमें वक्त देते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। गौरव भाई, मैंने थोड़ी सी जो तमहीद है या जो प्रीचे है थोड़ा लंबा बांधा, मगर ये बातें सब मिलती जुलती हैं। हमारे वो दोस्त का शेर है कि तेरे लहजे में जो अब रद्दो बदल लगता है, इसके पीछे कोई सरगर्मे अमल लगता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आ गई कि इंडिया पाकिस्तान पीस जो है वो ब्रोकर्ड बाय यूएई। जब यूएई की बात होगी, सऊदियों की बात होगी, तो ऑफ कोर्स अमेरिकन होंगे। तो क्या आपको नज़र आ रही है सूरत हाल? ताहिर साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बड़ा सरप्राइज था। मुझे बहुत एक सरप्राइज सा हुआ जब मैंने सुना है कि साहब ये यूएई ने ब्रोकर करी है पीस डील। क्योंकि ये बात भी आपकी ठीक है कि साहब इसके पीछे तो अमेरिकन ही होंगे, वरना यूएई इतना वो नहीं करता, इस चीज़ में पड़ता नहीं बीच में। लेकिन आई थिंक यूएई ऐसा मुल्क है, वट एवर द रिसेंट प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान ने बोला और यूएई के जवाब आए। अगर आप थोड़ा सा 2 साल पहले चले जाएं, थोड़ा इमरान खान साहब बड़बोले भी हैं ना थोड़े से, और उनके बाकी मिनिस्टर्स भी जो गैर संजीदा किस्म के लोग हैं वहाँ पे, जो उनके काबीना में हैं इमरान खान के। लेकिन मुझे तो यही लगता है साहब कि यूएई का एक बहुत बड़ा एक अच्छा रिलेशनशिप है भारत के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। इसलिए ये मेरा अनुमान है, ऐसा मैं सोचता हूं कि इसलिए यूएई को बोला होगा कि आप जाके दोनों मुल्कों से बात करिए। लेकिन इसमें अ वर्ड ऑफ कॉशन ताहिर साहब, जो मैं कहना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। ये पहली बार नहीं है साहब, ऐसा कई बार पहले हो चुका है। ये सीज फायर पहला नहीं है, ये बातचीत का सिलसिला पहला नहीं है, ये तिजारत की बातें पहली नहीं है, ये मोहब्बत और अमन की बातें पहली बार नहीं हो रही हैं। ये कई बार ये बनी रहें, इसके लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, बात तो यही है कि जब तक हमारे जो मसले हैं, और दोनों की पोजीशंस, इंडिया और पाकिस्तान की ऐसी पोजीशंस हैं कि इसमें कॉम्प्रोमाइज करना, अगर कोई जादूगर हो जो कि कोई ऐसी डील निकाल दे कि जो दोनों को मंजूर हो जाए और दोनों जाके अपने लोगों को कन्विंस कर लें ताहिर साहब, तब तो बात बनेगी। वरना मेरे नजदीक कोई ऐसी डील नहीं है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे ये जो पीस है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये लॉन्ग टर्म रहेगा। ये मेरी सोच है।
आप ठीक कहते हैं, चूँकि इस तरह की पहली बार सूरत हाल नहीं बनी। बहुत पहले बहुत सारी सिचुएशंस आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी न किसी टेररिस्ट एक्ट, किसी प्रॉक्सी टेररिज्म की वजह से जो पाकिस्तान से इन्वोक हुई और प्रोवोक हुई, उसके बाद वो सूरत बिगड़ जाती थी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गौरव भाई वाज़ेह तौर पर कहा था कि बारूद और गोली की फ़ज़ा में डिस्कशन नहीं हो सकती, लेकिन अब डिस्कशन हो रही है। वाटर ट्रीटीज़ 2 साल से रुका हुआ था, उस पर बातचीत होना, वो भी अब हो रही है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 रोज़ पहले ही बेस्ट विशेस की ट्वीट की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोविड जो सिचुएशन बनी है उनकी फैमिली की, उनकी मिसेस की। तो इससे लगता है कि एक बार फिर बातचीत तो चल रही है, हालात तो चल रहे हैं। आपने जो कॉशनरी एक एलिमेंट हमें दिया कि असल में इसका आगे डिस्कोर्स क्या होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन सर, आपने पिछले शो में भी कहा था कि जो पाकिस्तान के अपने इकनॉमिक हालात हैं वो अब शायद मजबूर करेंगे पाकिस्तान को पीस की मेज़ पर बैठने के लिए। ताहिर साहब, ये एक बात सच है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि पाकिस्तान में एक ऐसा एक तबका है which benefits from war or tensions with India। उनका एक मौजू है, एक उनका नैरेटिव है जो कि वो लोग आगे चलाते हैं। जैसे कि इंडिया में ना, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। ताहिर साहब, जैसे इंडिया में अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने बोला कि फौज ये नहीं करेगी और फौज को हुक्म दे दिया कि आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर मौत आ जाए, दुनिया उथल पुथल हो जाए, फौज को नहीं करेगी, क्योंकि ये फौज है ही नहीं ऐसी इंडियन आर्मी। एक बार प्राइम मिनिस्टर भी बड़ी बात है ना, डिफेंस मिनिस्टर के यहाँ से ऑर्डर आ गए, कहानी खत्म, दैट इज द लास्ट वर्ड। और कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, अमेरिका में भी ऐसी होता है, हर जगह ऐसी होता है। पाकिस्तान में कुछ नहीं पता। आज इमरान खान से बात हो रही है, अगर नरेंद्र मोदी जी चले जाते हैं पाकिस्तान या इमरान खान इधर आ जाते हैं, कुछ भी आगे बात हो जाती है, ये बात आगे बढ़ जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इज एवरीबडी ऑन द सेम पेज? क्योंकि यही बात कारगिल में भी हुई थी, वाजपेयी जी गए थे वहां पे, तो वहां पे फिर उसके बाद कारगिल का हादसा हुआ। जब भी कुछ होता है, नरेंद्र मोदी जी गए, फिर उड़ी हो गया, फिर 10 चीजें और हो गई यहाँ पे पीछे, पठानकोट हो गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मुझे सबसे बड़ा जो खदशात दिमाग में है, या जो मेरे डाउट्स हैं, जो मुझे डर है इस चीज का, वो ताहिर साहब सिर्फ ये है कि इज एवरीबडी इन पाकिस्तान ऑन द सेम पेज? इज द मिलिट्री ऑन द सेम पेज? आर द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑन द सेम पेज? जो उनके फिरका परस्त लोग हैं, जो उनके लोग हैं, जिनके बड़े बड़े फॉलोइंग है स्ट्रीट पे, राइट? मौलाना फजलुर रहमान वंस इन अ वाइल वो ठीक ठाक बात कर देते हैं, लेकिन बाकी सब लोग जो हैं, आर दे ऑन द सेम पेज? क्योंकि कोई अगर, चलिए इमरान खान, लेट्स से इमरान खान के गले में फांसी है, इमरान खान कहते हैं साहब मैं तो इतना डूब गया हूं, मुझे भारत से बात करनी है, मेरी मजबूरी है, चलिए इमरान खान मान गए, बट इज द आर्मी ऑन द सेम पेज? इज एवरीबody ऑन द सेम पेज? जब तक ये सेम पेज पर पूरा मुल्क नहीं होगा भारत के साथ बात करने के लिए, तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज हो जाती है, खुदा ना खास्ता, और ये बात हमें, क्योंकि कई बार हो चुकी है ताहिर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई मायूसी नहीं फैला रहा इधर, मैं कोई ऐसी कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं कि ऐसा कई बार हो चुका है, और अगर कुछ ऐसा होता है, देन वील बी बैक टू स्क्वायर वन एंड इवन वर्स देन टुडे। आप ठीक कहते हैं। देखिए, जहाँ तक एक पेज पर होने की बात है, मैं तो समझता ही नहीं कि इमरान खान में इतनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी है कि वो खुद से इस तरह की बात कर सके। आपको और मुझे याद है कि 1 महीना पहले तक तो वो उसी तरह की हेट्रेड ट्वीट्स भी दे रहे थे। जब से चीफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान कमर जावेद बाजवा ने पीस की बात कहना शुरू की, उसके बाद नैरेटिव बदलना शुरू हुआ। तो लगता है कि फ़ौज तो इनके साथ है, बल्कि फ़ौज की वजह से ही ये ऐसी ज़ुबान बदल रहे हैं, यानी पाकिस्तान के हुकाम। दूसरी तरफ मैं गौरव भाई ये देखता हूँ कि ख़तरा ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ रोग एलिमेंट्स कोट अनकोट हमेशा रहते हैं, जो सम टाइम जो अंदर है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, जो फ्रिक्शन है, वो सबको पता है दुनिया भर में, उसमें से कई लोग कुछ भी कर सकते हैं। और थर्डली एक और बात भी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या भारत की ये वाली सरकार अब आसानी से टॉक पे आमादा नहीं हो सकती थी, जब तक उन्हें कोई इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स की एक तरह से एश्योरेंस ना हो या इशारे ना हो। आप इन बातों को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही ताहिर साहब। 2-3 बातें और हैं इसमें कि एक तो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई गारंटीज दे, जो कि वाज़े तौर पे जिसको कहते हैं रिटन गारंटीज, या कुछ किसी इस तरफ की गारंटीज कि पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। जब पाकिस्तान
फिर इसमें यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी कल उठ के बोलेंगे साहब ये तो हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स थे। नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं, अगर वो पाकिस्तानी सिटीजन है तो पाकिस्तानी स्टेट की जिम्मेदारी है। फिर वो बंबई जैसा कांड नहीं कर सकता या कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता, कोई ऐसा बहुत बड़ा हादसा जो हो गया, ट्रेजेडी हो गई जिसको मुझे कहना चाहिए, लोग मारे गए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि फिर उसके बाद ये जो सरकार है बीजेपी की, ये दुगनी ताकत से वापस हिटबैक इसलिए करेगी क्योंकि इस पीस प्रोसेस में आप एक बात समझ लीजिए कि जो इंडिया में मूड है ना ताहिर साहब, इस वक्त जो इस वक्त मूड है पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है अगर इंडिया, कोई बालाकोट टाइप की स्ट्राइक करती है, तो उससे पॉलिटिकल कैपिटल बनती है। और अगर अमन और चैन और शांति की बात करता है तो उससे पॉलिटिकल कैपिटल खर्च होती है। अगर नरेंद्र मोदी जी एक्चुअली पीस की बात कर रहे हैं और नेक ख्वाहिशात भेज रहे हैं इमरान खान को कि आप ठीक हो जाएं, आपको कोरोना हुआ है, तो वो अपनी पॉलिटिकल कैपिटल टेबल पे रख रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है नरेंद्र मोदी की। आई थिंक आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत का कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ है जिसकी इतनी जबरदस्त पॉलिटिकल कैपिटल है जितनी नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो उन्होंने लगा दी। लेकिन अगर कुछ होता है फिर वो वापस पॉलिटिकल कैपिटल को लेने के लिए, फिर वापस लोगों में विश्वास दिलाने के लिए कि वी आर स्टिल स्ट्रांग एंड वी कैन हिट बैक, फिर वो बालाकोट इंटू 10 होगा। मैं ये कहना चाह रहा था क्योंकि ये पाकिस्तान में ना आपने बिल्कुल ठीक बोला, देयर आर रोग एलिमेंट्स इनसाइड पाकिस्तान, देयर आर रोग एलिमेंट्स इनसाइड देयर इंटेलिजेंस एजेंसीज। मैं एक बात छोटी सी पूछता हूँ, ये रिटोरिकल टाइप का सवाल है ना ताहिर साहब, इन्होंने तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ लोगों ने, एयरमैन ने और कुछ और लोगों ने फौज के मिलके, इन्होंने तो अपने खुद के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ पे अटैक करा था, जो ब्रिज के आसपास जो अटैक हुआ था, जो उन्होंने धमाका करा था और फायरिंग वायरिंग जो भी हुई थी वहां पर, तो इन्होंने दे ट्राइड टू किल देयर ओन प्रेसिडेंट, जो आर्मी चीफ भी था उस वक्त ना, वो ही वाज आल्सो द आर्मी चीफ। तो अगर आप खुद के चीफ को मार सकते हैं और आपके अंदर इतने रोग एलिमेंट्स हैं जो खुद के चीफ को हम तो मतलब तसव्वुर नहीं कर सकते, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री तसव्वुर नहीं कर सकती, सोच नहीं सकती, लेकिन वहां पे हुआ है, वहां पे लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को मारा है। असैसिन नहीं, इंडिया में भी असैसिनेट हुए हैं। देखिए राजीव गांधी को भी एलटीटी वालों ने उनकी हत्या कर दी, खालिस्तानियों ने दो भेज के, और इंदिरा गांधी की। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता कि फौज अपने प्राइम मिनिस्टर को मार दे, या मारना तो बहुत दूर की बात है, अपने प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती यहाँ की फौज। ये डिसिप्लिन है, तो वो डिसिप्लिन पाकिस्तानी आर्मी में नहीं है। यहाँ पे पहुंच गए कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे अपने मोदी जी इमरान खान से हाथ मिलने, गले मिलने, कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब अमन की ओर ले जाते हैं, आपके यहाँ भी गरीबी है, हमारे यहाँ भी गरीबी है, लोग परेशान है, एक अमन के रास्ते पे चलते हैं। तो काफी पॉलिटिकल कैपिटल मोदी जी वहां पे अपनी खर्च करेंगे, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। उसके ऊपर से अगर किसी का, अगर वहां पे पाकिस्तान में चूल्हा बुझता है, वो खास लोग जिनके चूल्हे जलते हैं नफरत पे या जो लड़ाई पे, जंग पे, जिनके कारोबार चलते हैं, अगर उनको दिक्कत हुई और उन्होंने कुछ ऐसा अटैक इंडिया में करवाया, तो फिर वो सब बर्बाद हो जाएगा, जो यूएई कर रहा है, सब खत्म हो जाएगा सब। आप ठीक कह रहे हैं। अब पिछले 1-2 शोज़ में गौरव भाई आपने इस बात की तरफ भी इशारा दिया कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि चाइनीज़ का भी कोई मैसेज गया हो, चूँकि सिचुएशन क्लियर है कि चाइना भी इस वक्त बहुत बड़े टर्माइल में है। अभी आपके भारत में ही इतना बड़ा विज़िट यूएस स्टेट सेक्रेटरी लॉयड जेम्स ऑस्टिन का हुआ, और उससे कोई 2 रोज़ पहले यहाँ पर बड़ी नोक झोंक हुई। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो चीज़ें हैं ये भी तो जुड़ी हुई हैं उस जियो पॉलिटिक्स में, आप इनको कैसे देखते हैं? देखिए साहब, जो ये ब्लिंकन साहब आपके गए थे और फिर जेक सलिवन साहब गए थे, जेक सलिवन साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ब्लिंकन साहब जो अपने ही इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो इनकी मिस्टर यांग और मिस्टर वैंग, ये दो पुराने सीजन्ड हाईली डेकोरेटेड चाइनीज डिप्लोमेट्स हैं। इनके साथ इनकी बातचीत हुई आपके कनाडा में, सॉरी अपने अलास्का में, माफ कीजिएगा जी जी, अलास्का में इनकी बातचीत हुई, और वहाँ पे ये सब नोकझोंक हुई प्रेस के सामने, और ये जबरदस्ती चाइनीज ने एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि वो बात वहां से बिगड़ी जब आपको 8 मिनट दिए गए। देखिए ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, किसी ने कैसे बैठे, किस तरीके से बात, ये सब चीजें बड़े मायने रखते हैं, छोटी छोटी चीजें। चाइना ने डिलिबरेटली प्रोवोक करा, वो 8 मिनट का शायद वक्त था, उन्होंने 16 मिनट ले लिए जबरदस्ती, और बीच में रोकते नहीं है लोग। तो ये सब चीजें जो चाइना है, चाइना हर समय प्रोवोक करता है। मुझे तो लगता है कि अमेरिका ने गलती करी, जो इस वक्त अमेरिका ने टॉक्स की बात करी और इतनी जल्दबाजी करी। बाइडेन साहब अभी आए थे, देखते थोड़ा 2-4 महीने उनको, लेकिन उन्होंने कर दी खैर। और अब चाइना को ये कहने को हो गया कि टॉक्स, ये हाइफिनेशन एंड डीहाइफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप है,
द यूएस चाइना रिलेशनशिप। और इसमें ये भी बात हुई, जहां तक मुझे पता है कि जो थोड़े से सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने, और ये हुआवेई जो कंपनी है उनकी, और उसके लिए जो 5G टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, ये सब चल रहे थे। और आई थिंक ह्यूस्टन में भी उनका एक कॉन्सुलेट है जो बंद बुंद कर रखा है। कोई वीजाज हैं उनके, जो उनके खास लोग जो रिसर्च कर रहे हैं कुछ सेंसिटिव उसमें असाइनमेंट्स में, उनके लिए बंद कर रखा है। तो ये सब चीजें काफी चीजों का डिस्कशन हुआ, और वहां पे फिर उठ के आ गए। एंड में उनकी, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, मुकमुका हो गया, फिर बोला कि साहब ठीक है, वी विल समहाउ मूव फॉरवर्ड ऑन दिस। और ताहिर साहब, मैं बात बताऊं, ये जो पूरा मामला हुआ है ना, जो इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट मुझे लगता है। और मुझे लगता है कहीं पे चाइना नीड्स टू बी पास्ट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये नहीं समझेंगे ये सब बातें। चाइनीज कल्चर फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, आप इनकी कोई भी डायनेस्टी उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से चाइना में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ है, चाइना में ओपियम वॉर्स हुए हैं, द बॉक्सिंग रिबेलियन हुई है, और किस तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने देश को आगे ले गई है यहाँ पे, और किस तरीके से उन्होंने हर चीज पे जो इम्प्लीमेंटेशन करा है आज तक। इट इज अ कंट्री दैट रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। चाइनीज विल टेक डिसेंसी एज वीकनेस। आप अगर डिसेंट बनेंगे चाइनीज के साथ, तो वो आपको कमजोर समझेंगे। ये उनकी मानसिकता है, ये उनका माइंडसेट है। तो एक वेस्टर्न डिसेंसी है ना, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिसेंसी, ये गोरों ने जितनी भी लड़ाइयां लड़नी थी ना ताहिर साहब, ये लड़ चुके हैं बेचारे ये, ठीक है। यूरोप में जितने हजारों सालों से मारकाट होनी थी, कॉलोनियल एक्सपीरियंस था, स्लेवरी का एक्सपीरियंस था, जो भी बुरी चीजें थी, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अब ये थोड़े से सियाने हो गए हैं। अब ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ना, अब ये पीस की बात करते हैं। ये इन्होंने तो खून के दरिया बहा दिए पहले। तो आज जो हम लोग कहते हैं कि द यूरोपियंस आर सॉफ्ट नहीं, यूरोपियन से ही तो हिटलर निकला था, उन्हीं से तो मुसोलिनी निकला था। तो ये तो सॉफ्ट तो कहीं के भी नहीं है। ये 70-75 साल से ही थोड़े से शरीफ हुए हैं लोग, उसके पहले तो खून खान भाई रहते। तो कहने की बात यह है कि ये ओवरऑल जो इसको बिहेवियर को, चाइनीज जो डिसेंट बिहेवियर है, इसको चाइना टेक्स इट एज समथिंग विच इज वीकनेस। ये वीकनेस है जहां तक और चाइनीज का सवाल है। और वो फिर उनको ओवरऑल करने के चक्कर में, और उनको वो धक्का मुक्की देने के चक्कर में कोशिश करते हैं कि तो एस्टैब्लिश अ फर्म फुट होल्ड। और आई थिंक यही हुआ है। बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ जो लास्ट टाइम हुआ था। देखिए, आपने कहा बड़ा अनफॉर्चुनेट था जो भी एनकाउंटर हुआ, लेकिन उसमें एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट हुई कि टोनी ब्लिंकन उनको याद दिला रहे हैं चाइना में ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ की, चाहे वो हांगकांग की बात हो, तिब्बत की बात हो, या वीगर मुस्लिम्स की बात हो। ऑन द अदर हैंड उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर BLM को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए, चाइनीज़ ने कहा कि ज़रा गौर किया करें कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स की बड़ी वायलेशंस है, खौफनाक वायलेशंस है, और आप कोई ऐसे नहीं हैं कि आप पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यू ओनली रिप्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जो चाइनीज़ का ऑनस्लॉट था, एक अटैक था ह्यूमन राइट्स पे, मुझे भारत के हवाले से याद आ रहा है। अभी लॉर्ड जेम्स ऑस्टिन थे भारत में, तो ख़ुद भारत का मीडिया उनको याद दिला रहा है कि जी आप ज़रा ह्यूमन राइट्स की बात करें। भारत के कुछ अपोजिशन के लोग उनको याद दिला रहे हैं कि आप ज़रा ह्यूमन राइट्स की बात करें। हालांकि भारत में डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है, और अभी आपके सामने जो लाल किला पे हुआ, खालिस्तानियों का अटैक हुआ, उसके बावजूद सरकार ने एक गोली नहीं चलने दी, उसके बावजूद पूरा अकोमोडेट किया। शाहीन बाग का मामला सामने है। तो इस तरह का अटैक कुछ अमेरिकन पे भी भारत की तरफ से होना नहीं चाहिए, उनको रियलाइज़ कराना चाहिए कि आप इंटरफेयर क्यों करते हैं। देखिए साहब, इसमें दो बातें हैं। इसमें अमेरिका भी गलती है, चाइना की भी गलती है। एक तो ये फॉल्स इक्विवेलेंस है जो चाइना पे आता हूँ पहले। साहब, जो चाइना ने बोला ना ब्लैक लाइव्स मैटर की बात बिल्कुल ठीक है। ब्लैक लाइव्स डू मैटर, इनफैक्ट ऑल लाइव्स मैटर। व्हाई ब्लैक? ब्राउन लाइव्स मैटर, येलो लाइव्स मैटर, व्हाइट, जितने रंग हैं, और एवरीबॉडीज लाइफ मैटर्स। तो पहले तो एक चीज है। दूसरी चीज है चाइना का कहना कि अमेरिका में ये सब तो फ्रॉड है ना चाइना का। ये फ्रॉड कैसे है भाई? डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अमेरिकाज ऑफिशियल पॉलिसी, बट वीगर मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में रखना है चाइना की ऑफिशियल पॉलिसी है। एक कोई गोरा अगर किसी वहां पे अफ्रीकन अमेरिकन के साथ रेसिज्म करता है, रंग भेद करता है, तो वो एक पर्सनल क्राइम है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि जाके उस अफ्रीकन अमेरिकन को तुम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करो। तो ये तो चाइना ने कुछ पर्सनल लोगों की हरकतें हैं, चाहे उनकी पुलिस फोर्स की बात हो अमेरिका की,
जिसकी वजह से पूरा ब्लो अप हुआ था ब्लैक लाइव्स मैटर का, ये वाला सिलसिला 2019-2020 वाला जो सिलसिला है, या फिर वो बाकी की बात करें तो वहां पे तो स्टेट पॉलिसी है पहली चीज। दूसरी चीज आपने बात करी कि यहाँ पे याद दिलाया गया उनको, मेहमान आए तो उनको बोला गया कि साहब आप भी, तो वो अमेरिकन ये अभी हाल में हो गया है कि जहाँ पे इतना ज्यादा डेस्परेट शायद कुछ लोग हो गए हैं इंडिया में कि कुछ अगर कह दे कोई बाहर वाला ना, कोई आके इंडिया में कह दे तो हमारी जिसको कहते हैं ना ऊंची हो जाएगी ऐसे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बोला इंडिया में, इंडिया ने बोला ठीक है हमारा पर्सनल मामला है, या बात खत्म हो गई। अब उनको गए हुए करीब 4-5 दिन हो गए मेरे हिसाब से, आई थिंक हफ्ता भर समथिंग लाइक दैट। अब तो कोई बात ही नहीं कर रहा उस मामले में इंडिया में। तो ये लोग जो ऑपोजिशन वाले हैं, मैं इनसे भी एक बार पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको, देखिए क्यों नरेंद्र मोदी जीतते हैं लगातार, ठीक है उन्होंने बहुत काम करा है, बड़े पॉपुलर हैं, ये तो बात सच है, ये तो कोई टाल नहीं सकता इस बात को। लेकिन ताहिर साहब एक और बड़ी बात है ना यहाँ पे कि आप अगर पूरी देखिए जिस तरीके से जितना बाहर वाला आके हिंदुस्तान को टोकेगा उतना नरेंद्र मोदी जी विल बिकम मोर पावरफुल इन द कंट्री, क्योंकि ये इंडिया का माइंडसेट है कि बाहर वाला क्यों बोल रहा है, हमारा मसला हम खुद देख लेंगे, चाहे हम बुरे हैं हम अपने आप को ठीक करेंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे, बाहर वाले को नहीं बोलना चाहिए। पहली चीज है। दूसरी चीज ये कि उसका हुआ क्या, ऑपोजिशन पार्टी अगर मुद्दा लेकर आए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तो एक पुख्ता सख्त मुद्दा लेकर आए कि जिससे नरेंद्र मोदी जी को एक हमें भी तो लगे कि हमारी ऑपोजिशन जिंदा है। अभी तो लगता है मर गई ऑपोजिशन, हमें पता ही नहीं लगता इंडिया में कि ऑपोजिशन है कि नहीं, इतना क्लीन स्वीप है। क्योंकि ये ऐसी बेवकूफी आपने देखा होगा, राहुल गांधी पुशअप कर रहा है, ठीक है ना, ही इज डूइंग पुशअप्स, वो अपने एब्स दिखा रहा है। अरे भाई भगवान से डर लो थोड़ा सा, तुम्हारा काम है तुम पॉलिसी स्टडी करो, और अगर अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना है तुम चैलेंज करो, हाथ में कागज लाओ, हैव अ डिबेट, डू समथिंग गुड। ये पुशअप मार के क्या होगा? और अमेरिका से कोई सीनियर ऑफिशियल आया, कोई मंत्री आ गया, आपने उसके सामने बात कर ली कि साहब आप मुद्दा उठाइए, अच्छा उसने मुद्दा उठा दिया, उसने तो एक बॉक्स था उसने टिक कर दिया, वापस चला गया, और क्या हुआ उस मुद्दे का? आपको क्या मिल गया? आपको मिला क्या उसको? आपको क्या पॉलिटिकल बेनिफिट मिला कि उसने मुद्दा उठाया? तो ये भी लोग थोड़ा सा इंडिया में लोग ना ये हल्की बात करते हैं, मुझे लगता है जिसको उदासीनता होती है शायद ये भी है यहाँ पे। दे डोंट हैव एनी इश्यूज, क्योंकि मोदी जी ने वैसे ही मैदान साफ कर रखा है, दीज पीपल डोंट हैव एनी इश्यूज। तो ये बीच में ऐसी उल्टी सीधी बात करते हैं। काफी सारे इश्यूज हैं जो कि उनको उठाने चाहिए, ऑपोजिशन को कभी नहीं उठाते, क्योंकि उसके लिए मेहनत लगती है सर। वो ट्विटर के बाहर आना पड़ेगा लोगों को ना, ट्वीट करने के बाहर आना पड़ेगा, जमीन पे काम करना पड़ेगा, उससे घबराते हैं। सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ वीडियो थी मेजर गौरव आर्या जी की अबाउट कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पीस है वो पॉसिबल हो सकता है कि नहीं है। और इसमें बेसिकली इन्होंने जो बताया है वो यही है कि अगर पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनका जो स्टेटमेंट है, उनके स्टेटमेंट का सेम स्टेटमेंट जो है वो सब लोगों का होता है तो फिर ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। इन केस अगर इमरान खान का स्टेटमेंट कुछ और है और बाकी लोगों जो है वो उनका स्टेटमेंट डिफरेंट होता है, मतलब ऑपोजिट होता है, तो ये फिर एक नेगेटिव वे में आ जाता है और उसमें माइट भी पीस जो है वो लॉन्ग टर्म ना चले। जैसे कि इन्होंने ये भी कहा कि लास्ट ये जो भी कारगिल वॉर था उसमें हुआ था 1999 में, तो उस वक्त जो सिनेरियो हुआ था तो उस टाइम पर भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से ही नज़र आई थी। अब जैसे कि वाजपेयी सर जो हैं वो आए थे पाकिस्तान में, या नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उस टाइम पर क्या हुआ था वो भी सबको पता है। तो उस तरह का अगर सिनेरियो दोबारा से होता है तो फिर उसके बाद जो पीस होगा वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में पहुँच जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से इनको रिलेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी पॉसिबल है बट इन फ्यूचर इट विल बी वर्स्ट। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होता है जैसे कारगिल वॉर का हुआ था, तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं भी यही सोच रही थी कि अगर इस तरह से ये लोग दोबारा से कुछ सिनेरियो करेंगे तो फिर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी सिचुएशन। लेकिन अब जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बल्कि मेजर साहब ही थे जिन्होंने कहा था कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अब कोई रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो या बेहतर हो। जैसे कि आर्जू कazmi की शो पर कहा था इन्होंने कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब उन्होंने कहा था कि सब कुछ बंद हो चुका है, इवन दो कोई यहाँ से कुरियर भेज नहीं सकता, मंगवा नहीं सकता इंडिया से, और मतलब
हर तरह से जो चीज़ें ना वो बंद हो चुकी हैं, तो इसको खुल जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कभी होगा। लेकिन मेजर गौरव आर्या जी के ये चीज़ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई यहाँ पर आकर के गवर्नमेंट जो है वो स्टेप ले रही है, दोनों गवर्नमेंट। और उसके पीछे इकनॉमी जाहिर सी बात है कि आती है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की इकनॉमी बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में चल रही है। और इसमें अब क्योंकि FATF जो है उसकी वजह से भी पाकिस्तान को ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मुझे लगता है कि ठीक किया पाकिस्तान ने, ये स्टेप लेना चाहिए था। और मैं स्टार्टिंग से ही कहती आई हूँ कि ये स्टेप होना चाहिए था। तो फाइनली पाकिस्तान जो है वो अब भारत के साथ जो है वो दोबारा से फ्रेंडशिप करने जा रहा है। बट मैं उसके साथ होप करती हूँ और दुआ करती हूँ कि इनका जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो और दोबारा से वो सब चीज़ें हमें देखने को ना मिलें जो इन पास्ट हमें देखने को मिली हैं, सच एज कारगिल और मैनी अदर थिंग्स। सो यस, वीडियो में इंफॉर्मेशन तो अच्छी मिली है। और राहुल गांधी के बारे में बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो तो उनको कुछ पता नहीं होता और पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। मोदी जी ने भी ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है और सब कुछ मैदान खाली किया हुआ है। तो अब लोग ढूंढ रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ मिले बोलने के लिए, तो मोदी जी के खिलाफ बोलें। तो मुझे भी लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो नहीं सकता कि मोदी जी के खिलाफ कुछ लोग बोल सकें। और बाकी मोदी जी की गवर्नमेंट ऐसी है कि उनको स्टेप लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना होगा कि उन्होंने करना क्या। इवन तो वो लोग सोच भी रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के साथ पूरी जनता जो है 130 करोड़ लोगों की जो दिल है वो उनसे जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर जो मोदी जी बोलेंगे वही 130 करोड़ लोग जो बोलेंगे, मतलब इन लोगों का एक स्टेटमेंट होने वाला है। तो अगर कुछ मोदी जी गलत स्टेप ले लेते हैं और फिर वो जनता फिर अगर इन फ्यूचर कुछ गलत होता है तो फिर जाहिर सी बात है वो जनता मोदी जी से पूछेगी। तो इसलिए मोदी जी को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ये स्टेप उठाना होगा अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो कि अब इन फ्यूचर क्या होने वाला है। जो भी होगा अच्छा होगा, मैं तो अच्छे की उम्मीद ही कर सकती हूँ। बाकी देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है गाइज। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और यस, बाकी बातें करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पिरज़ादा, बाय बाय।